हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सॉल्व कर रहे हैं छठवां पेपर। पीवाईक्यू सीरीज हमारी चल रही है और ये वो पेपर है जो एमपीपीएससी के ऐसे एग्जाम जिनमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एमपी का और दूसरा सब्जेक्ट वाला पेपर। ठीक है, तो ये पेपर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं एमपी का और ये पिछला आया हुआ पेपर है। हमने वेबसाइट से पेपर ही उठाया है और उसी को हम सीधा सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने कुछ टाइप या कुछ नहीं किया हुआ है, हम सीधा पेपर आपको दिखा रहे हैं जिससे हमें एक आइडिया हो कि पेपर कैसा आता है और वो क्वेश्चंस क्या देते हैं, पेपर का पैटर्न कैसा रहता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान क्या था? ये मूल निवासी कहाँ के थे? तो ये उज्जैन के निवासी थे। देखो, इसमें दो क्वेश्चन हमें, दो आंसर हमें मिलेंगे कि गुर्जर प्रतिहार कहाँ के थे? ये कन्नौज के थे। ठीक है, तो कभी पूछ लिया कि गुर्जर प्रतिहार कहाँ के थे? कन्नौज के थे और इनका मूल स्थान जो है उज्जैन था। अब आपको पता होगा कि जबलपुर में कौन है? जबलपुर में कलचुरी है। कहाँ के? त्रिपुरी के, त्रिपुरी के कलचुरी। तो आई होप आपको ये मालूम होगा कौन से वंश के लोग हैं वहां जबलपुर में? कलचुरी वंश है जबलपुर में। ठीक है, चंदेल शब्द का प्रयोग किस शिलालेख में हुआ? चंदेलों से संबंधित क्वेश्चंस ज्यादातर हम देखने को मिलते हैं। ठीक है, कभी खजुराहो से, कभी धन के बारे में पूछ लिया जाता है, कभी कुछ पूछ लिया जाता है। तो इन्होंने इस बार पूछा है कि जो चंदेल शब्द है ना, वो किस अभिलेख में है, किस शिलालेख में है? वो है गाइस दुधई शिलालेख में। ठीक है, मांडू के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया? होशंग शाह ने करवाया। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? पिछले पेपर में हमने डिस्कस किया, उन्होंने पूछा कि छत्रसाल जो थे कहाँ के शासक थे, यानी उनकी राजधानी कहाँ थी, राजधानी पूछी गई थी। तो छत्रसाल जो थे उनकी राजधानी छतरपुर नहीं थी, कहाँ है? पन्ना है। ठीक है, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? कवि भूषण, ये इनके दरबारी कवि थे। जैन मंदिर देवकुंड कहाँ स्थित है? तो इसका आयोग ने आंसर नहीं दिया, तो इसका आंसर हम नहीं करेंगे। हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, हम सिर्फ वही आंसर देखेंगे जो आयोग ने दिए हुए हैं। द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? बी आर अम्बेडकर है। इनकी एक इम्पोर्टेंट बुक है वेटिंग फॉर वीजा, है ना, हूवर सुद्राज, और ऐसी ही दो चार किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें मालूम होना चाहिए। कोरकू जनजाति वर्ष में कितनी बार जादुई शक्तियों एवं आत्माओं को बलि देकर प्रसन्न करते हैं? मतलब एक साल में वो कितनी बार बलि देते हैं? 2 बार। भील जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। ठीक है, क्या करते हैं सबसे ज्यादा? ये कृषि करते हैं। पेपियर मैसे कला का मुख्य केंद्र है उज्जैन। पेपियर मैसे कला ये कहाँ पे सबसे ज्यादा पाई जाती है? उज्जैन में। कौन आजाद हिंद फौज का हिस्सा थे? किशन सिंह ठाकुर। पिछले पेपर में आपने देखा था कैलाश नाथ काटजू जी से संबंधित क्वेश्चन था और उन्होंने उनके संबंध में 2-3 स्टेटमेंट थी, तब मैंने आपको बताया था कि ये आजाद हिंद फौज वाला जो मामला था ये उसमें भी सम्मिलित थे, उसमें ये पैरवी कर रहे थे वकील के तौर पर। ठीक है, तो अभी उन्होंने पूछा है कि इसका हिस्सा कौन था? इसका आंसर है किशन सिंह ठाकुर। नेक्स्ट है ना, आज हम थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करके रखेंगे जिससे ज्यादा लंबा वीडियो ना बने। मैकल श्रेणी संबंधित है सतपुड़ा श्रेणी से। पिछला मैंने आपको ज्योग्राफी वाले वीडियो में बताया था, एमपी ज्योग्राफी जो लेक्चर हमारा इस चैनल पर डला हुआ है, कि देखो सतपुड़ा श्रेणी जो है ना उसके 3 पार्ट मैंने आपको बताए थे। एक था राजपीपला, राजपीपला, महादेव और मैकाल, यानी ये सबसे पश्चिमी, ये मध्य में था और ये था सबसे पूर्वी भाग। ठीक है, तो पूछ रहे हैं मैकाल श्रेणी किससे संबंधित है? तो हमें पता है सतपुड़ा से, क्योंकि ये किसके पार्ट थे? ये सतपुड़ा श्रेणी का विभाजन हमने किया था। ठीक है, इस प्रकार सतपुड़ा श्रेणी थी। तो ये था पश्चिमी भाग, ये था मध्य भाग, ये था पूर्वी, यानी कि ये था मैकाल। मैकाल किससे संबंधित है? सतपुड़ा श्रेणी से संबंधित है। अब उन्होंने पूछा है, देखो उन्होंने दिया है ऑप्शन में विंध्याचल श्रेणी, तो हमें विंध्याचल श्रेणी का भी पता होना चाहिए। तो विंध्याचल श्रेणी के भी 3 भाग हैं। तो पहला तो विंध्याचल है, ठीक है, और आपका अंतिम है कैमूर और भांडेर। ठीक है, तो उसका सबसे पूर्वी भाग कौन सा है? कैमूर। उन्होंने यहाँ कैमूर भी दिया है, तो हमें पता होना चाहिए कैमूर किसका भाग है। कैमूर आपका गाइस विंध्याचल श्रेणी का भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोहेला नदी का उद्गम स्थल है मैकल, है ना, कहाँ है? मैकाल। मैंने आपको बोला था यदि आप पर्वत याद कर लोगे तो आपको नदियों का उद्गम समझने में आसानी होगी। मैकाल
इसका उद्गम है। लेकिन जोहिला नदी का उद्गम मेकाल है, लेकिन आप बताइए मेकाल से और कौन सी नदियों का उद्गम है? मेकाल पर्वत से 3 रिवर्स निकलती हैं, ठीक है। तो एक निकलती है आपकी नर्मदा जी, एक जोहिला और एक है सोन, ठीक है। ये तीनों लगभग 2-3 किलोमीटर के अंतर से एक ही जगह से निकलती हैं। मानधाता गोर्ज किस नदी से संबंधित है? तो नर्मदा नदी से संबंधित है। देखो अगला क्वेश्चन भी नदी वाला आ गया। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा परिवर्तनशीलता किस जिले में पाई जाती है? परिवर्तनशीलता क्या होती है कि वहां वर्षा जो है ना फ्लक्चुएट होती है, कभी बहुत ज्यादा हो गई, कभी बहुत कम हो गई, तो वो पाई जाती है कहाँ? खरगोन में। बिजुरी झगराखंड खान किस कोयला क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है सोहागपुर कोयला क्षेत्र। मैंने बोला था कि आपको कोल की खाने याद करनी ही है, ये आउट क्वेश्चन है। आप पहले से इसको कोल को लेके 4 या 5 स्टार लगा लीजिए, कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल की जितनी भी खदान है, जितनी भी खाने हैं, वो हमें याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है कि एक ये कौन सी उसमें आती है, क्षेत्र भी उन्होंने पूछ लिया। देखो सुहागपुर कोयला क्षेत्र के अंतर्गत है कौन सी खदान? बिजुरी झगराखंड खान, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के किस पेटी में सर्वाधिक मैंगनीज भंडार है? तो है बालाघाट छिंदवाड़ा में, ठीक है। गांधी सागर, क्योंकि ये आपको पता है एमपी का दक्षिण पूर्वी भाग है, तो साउथ ईस्ट में, एमपी के साउथ ईस्ट में पाया जाता है मैग्नीज। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। ये पिछले पेपर में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ था, तब मैंने आपको बताया था कि चंबल नदी पर गांधी सागर के अलावा 2 बांध और हैं। और गांधी सागर ऐसा बांध है जो सबसे पहली बार बना, ठीक है। गांधी सागर के अलावा एक है राणा प्रताप सागर और एक है जवाहर सागर, जिसपे कोटा बैराज बना हुआ है। ये 2 राजस्थान में आते हैं और ये हमारा एमपी में आता है। और आपको पता होगा चंबल रिवर कहाँ बहती है? ये नीमच से होते हुए यूपी बॉर्डर, एमपी यूपी बॉर्डर पर ऐसे यहाँ से निकलती है, जहां मुरैना वाला रीजन है, ठीक है। तो ये एमपी और राजस्थान के बॉर्डर पे बहती है। इस तरफ एमपी है और इस तरफ गए राजस्थान है। चलिए, एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र किस स्थान पर है? आपको पता है वो रीवा में है। और लेकिन उन्होंने रीवा का ये स्पेसिफिक विलेज पूछ लिया, जिसका नाम है गूड़। रानी अवंतीबाई परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? रानी अवंतीबाई परियोजना बनाई गई है नर्मदा नदी पर, ये जबलपुर के आसपास है। बघेलखंड में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल तथा पीली मिट्टी पाई जाती है बघेलखंड में। मिट्टियां देखिए, बघेलखंड जो है ना वहाँ लाल पीली पाई जाती है, और जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड है, वहां पाई जाती है आपकी मिश्रित मिट्टी। कौन सी मिट्टी? मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। और जो मालवा का पठार है, वहां आप गेस करो कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? जब मैंने आपको पढ़ाया था कि जो मालवा पठार है वो क्या है? दक्कन ट्रेप का पार्ट है। इसका दक्कन ट्रेप का। और दक्कन ट्रेप क्या है? एक लावा से बना हुआ पठार है, इसी का विस्तार है। तो इस पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी गाइस? यहाँ पाई जाएगी काली मिट्टी। तो यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। बस इसका इन्होंने इसके 3 पार्ट कर दिए, गहरी काली, छिछली काली और साधारण काली, ठीक है। तो वो आप जैसे पश्चिम से पूर्व की साइड जाओगे, उसका रूप जो है चेंज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि पश्चिम में तो काली ही मिट्टी मिलेगी, यानी कि जो गहरी काली है वो मिलेगी, ठीक है। और काली मिट्टी में आपको पता है हम क्या सबसे ज्यादा उगा सकते हैं? कपास। काली मिट्टी के लिए सबसे अच्छी फसल है कपास, ठीक है। एमपी में पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 को राज्यपाल की सहमति कब मिली? 24 जनवरी 1994 में मिली। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। एमपी में राज्य में क्षमा प्रदान करने की शक्ति किसके पास है? तो एमपी होता है या नहीं होता उससे भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस हमें पता होता कि राज्यों में क्षमा करने की शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। और किसके पास होती है? केंद्र में राष्ट्रपति के पास होती है। दोनों की शक्ति लगभग सेम होती है। ये आर्टिकल 72 के अंतर्गत आती है राष्ट्रपति की शक्ति। अब राज्यपाल की आपको कमेंट करके बताना है। अब आप मुझे बताइए, दोनों की शक्तियां लगभग सेम होती हैं क्षमादान में, बस एक अंतर होता है, जो राज्यपाल होते हैं ये मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते, ठीक है। इसको मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते।
एक अंतर और होता है, तो आपको पता हो यदि तो आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए आप यदि कमेंट करेंगे ना, मैं यदि कुछ पूछ रही हूँ आपसे, आप यदि कमेंट करेंगे तो आपका माइंड जो है ना एक्टिव रिकॉल की प्रोसेस में रहेगा, आप भी चीजों को रिकॉल कर पाएंगे। नहीं सिर्फ मैं ही आपको पढ़ाऊंगी, आप उसमें इंगेज नहीं हो रही हो, तो ये पढ़ाना और समझना नहीं ही, यानी कि ये टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस नहीं रहेगी, ये वन वे कन्वर्सेशन रह जाएगा। ठीक है, तो आपको यदि अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी है तो आपको इसके साथ में इंगेज होना पड़ेगा। ओके, लोकसभा एवं विधानसभा परिनियम आदेश 2008 के अनुसार लोकसभा में मध्य प्रदेश राज्य से अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। देखो, अनुसूचित जनजाति जाति शब्द जहां आए वहां पर आप एक बार उसको कंफर्म कर लो कि कहीं वो अनुसूचित जाति तो नहीं है या अनुसूचित जनजाति तो नहीं है, इसको ठीक से हमें देखना होता है। तो ये पूछा है इन्होंने एसटी में, कहूंगी आप इसका इंग्लिश वर्जन आप एक बार देख लो। ठीक है, और उस चीज को लिख भी लो, वहां पे एसटी है तो एसटी, एससी है तो एससी। तो एसटी में लोकसभा सीटें कितनी रिजर्व है गाइस, ये 6 हैं, और एससी के लिए ये 4 रिजर्व है। वहीं हम विधानसभा सीटों की बात करें, एससी के लिए 35 रिजर्व हैं और एसटी के लिए ये 47 रिजर्व हैं। ठीक है, एशिया की पहली पेपर मिल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित है, आपको पता है बुरहानपुर में। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने ग्राम न्यायालय काम कर रहे हैं, 89। ओके, मध्य प्रदेश में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियां पूछा है इन्होंने। ठीक है, एसटी के बारे में पूछ रहे हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में कितनी निवास करती हैं, 46 करती हैं। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है हमने 46 में से 3 को हटा दिया है तो 43 है, लेकिन ऑप्शन में 43 नहीं दिया है, तो राइट आंसर अभी 46 ही होगा। लेकिन यदि 43 दिया रहता ऑप्शन में तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता, 43 हो जाता। ठीक है, भारतीय रेलवे द्वारा भारतीय रेल स्टेशन विकास निगम लिमिटेड को पुनर्विकास के लिए कुल कितने स्टेशन आवंटित किए गए हैं, तो 8। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला ओपीएम ओपीएम एल्कलाइड प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है, तो इसका आंसर है नीमच। ओपीएम का आप मुझे हिंदी बताइए क्या होता है। ठीक है, ओपीएम। मध्य प्रदेश में मैग्नीज एस्क का कुल भंडार है, कितना है, 23.64 मिलियन टन। मध्य प्रदेश में ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन एवं निर्धनता का उन्मूलन करना। सॉरी, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करना, और देखो रोजगार का सृजन होगा तो निर्धनता का उन्मूलन तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या दिए, सभी बेघर परिवारों को घर, भाई सभी को तो पॉसिबल ही नहीं है ना, इन्होंने बेघर बस बोला है, इन्होंने ये नहीं बोला कि जो बेघर हैं वो एससी वाले हैं कि एसटी वाले हैं कि ओबीसी में कि ईडब्ल्यूएस में, कुछ भी स्पेसिफिक नहीं किया, तो ये ऑप्शन सही होने के चांसेस जो है खत्म हो जाते हैं। राज्य में सभी ग्रामीण बच्चों एवं महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना। देखो जहां सभी आ गया ना, ये एक्सट्रीम वर्ड होता है, जहां ऑल आ जाता है ना तो उसके सही होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि सभी के लिए नहीं कर सकते ना ये चीजें। पिछड़ी हुई जाति एवं अल्पसंख्यकों को मुफ्त प्रशिक्षण देना, ठीक है, तो ये भी गलत है, क्योंकि अल्पसंख्यक के लिए आप देखोगे जो देखो यहाँ क्या लिखा है, ग्रामीण लिखा है, तो इसमें अल्पसंख्यक लिखा है और पिछड़ी जाति लिखा है, लेकिन यहाँ पर ग्रामीण जैसा शब्द कोई मेंशन ही नहीं है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, फोर्थ रहेगा। वैसे भी दीनदयाल अंत्योदय योजना ज्यादातर जो रहती है ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित रहती है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान प्रबंध निदेशक कौन है, तो इन्होंने करंट का क्वेश्चन पूछा है, क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। ठीक है, भारत के 22वे 22वीं विधि आयोग की अवधि कितनी है, 3 वर्ष है। विश्व आर्थिक परिषद 2023 की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो ये दावोस में की गई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आपको यदि मालूम हो कि इसको कब बनाया गया और इसकी मेंबर कंट्रीज कौन है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। प्रदेश के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सीएम राइज योजना कब शुरू की गई, तो इसका आंसर आयोग ने खुद नहीं दिया, तो इसका एक डेट है जो कि हमें पता होना चाहिए, स्पेसिफिक डेट। ठीक है, एमपी सरकार के मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में शिक्षित युवाओं को स्वयं या उद्यम रोजगार स्थापित करने के लिए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है,
ठीक है, नहीं, कौन सा सही नहीं है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना ये काफी चल रही थी और ये 4-5 एग्जाम्स में कंटिन्यू इसको पूछा गया था, तो हम इसको देख लेते हैं। देखो, इस योजना में 18 से 45 वर्ष के बीच की आयु के उद्यमी को ऋण मिलता है। ठीक है, न्यूनतम शिक्षा उन्होंने 10वीं उत्तीर्ण होना बताया है, वार्षिक आय 12 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, उद्यमी को बैंक में कुछ भी गिरवी नहीं रखना है। तो देखो, सही के लिए आप सोचो, यदि उसको गिरवी ही रखना पड़ता, कुछ ना कुछ कोलेट्रल रखना पड़ता, तो वो गवर्नमेंट की स्कीम होने का नहीं होने का क्या ही फायदा था। ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर सही ही होगा, मतलब ये स्कीम का पार्ट होगा। ठीक है, इधर के हिसाब से सही नहीं होगा, लेकिन स्कीम का ये पार्ट है। ठीक है, क्या है, कोलेट्रल फ्री उसको लोन मिलेगा, वार्षिक आय उसकी 12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये स्कीम में स्पेसिफिक था, ये हमें पढ़ने पर ही हम इसको सॉल्व कर पाते। योजना के बीच में आयु की जो एज दी है उन्होंने, एज क्राइटेरिया रखा है 18 से 45 वर्ष है। तो ये तो सभी सही वाले आंसर हो गए, गलत पूछा है तो गलत हो गया हमारा बी। लेकिन इससे हमें 3 फैक्ट पता चलते हैं कि जो उद्यम क्रांति योजना होती है उसमें जो एज क्राइटेरिया है गाइस वो कितना है, 18 से 45 वर्ष है, और 12 लाख से अधिक जो है उस व्यक्ति की आय नहीं होना चाहिए, है ना, और कोलेट्रल फ्री ये क्या है, लोन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, मतलब कुछ भी इनको गिरवी नहीं रखना पड़ता। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से मध्य प्रदेश के किस विभाग से मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना संचालित होती है। ठीक है, तो कहाँ से होती है, देखो कल्याणी विवाह विवाह से रिलेटेड है, और मुख्यमंत्री कल्याणी भी बोला है उन्होंने, तो इसमें ऐसा कोई डिपार्टमेंट सम्मिलित होगा। देखो, पंचायत तो हो नहीं सकता, जनजाति हो नहीं सकता, और महिला वाला भी नहीं हो सकता। तो ऐसे जो काम है सशक्तिकरण वाले, वो कहाँ से आएंगे, सामाजिक न्याय से। सशक्तिकरण नहीं बोलेंगे इसको, आप सोशल जस्टिस बोल सकते हो, कि किसी की सहायता की जा रही है ना, जिससे उसको फायदा हो रहा है, विवाह इसका कराया जा रहा है, तो ये सामाजिक न्याय में आएगा। तो हमें थोड़ा सा एक जो है ना, एक इंटेलिजेंट गैस वर्क करना है। ठीक है, मध्य प्रदेश के श्री मुनीश्वर चंद्र डावर को 2023 में किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनको 2023 में मिला पद्मश्री अवार्ड, लेकिन किस चीज के लिए मिला, इनको दवा के लिए मिला। ठीक है, नीति आयोग के कंपोजिट जल प्रबंधन सूचकांक 2017-18 में मध्य प्रदेश का क्या स्थान था, उसका 3rd स्थान था। देखो, ये जो है ना प्राइज वाले जो अवार्ड मिलते हैं, जैसे पद्मश्री तो सबसे इम्पोर्टेंट ही है ना, ये किस किस को मिला, एमपी में ये किसको मिला, ये चीज अपन को याद रखना जरूरी है। ये 4 से 5 लोगों को एमपी में मिलता है, हर साल मिलता है। तो ये इतना डीप में भी जाके पूछ लेते हैं कि किसको मिला और किस क्षेत्र में मिला। ठीक है, यहाँ तक, इससे ज्यादा नहीं पूछते। एमपी के किस स्थान पर भोज समारोह आयोजित किया जाता है, तो धार में किया जाता है। ध्यानचंद के द्वारा ओलंपिक में कितने गोल किए गए, तो इसका राइट आंसर आयोग ने नहीं दिया, है ना, तो इसका आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना फैक्ट इसके, इसका राइट आंसर क्या है। एक टेराबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, 2 की घात 40 बाइट्स होते हैं। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसके लिए है, चालक की गति की दिशा भी बताता है और वो चुंबक की क्षेत्र की दिशा भी बताता है। चैट जीपीटी में किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होता है। देखो, मैंने आपको पिछले उसमें बताया था पीवाईक्यू सीरीज में, कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये यूज होती है एआई में, है ना, चैट जीपीटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसको यूज किया जाता है। और डीप लर्निंग ये भी एक टेक्निक है इंटेलिजेंस की, तो ये दोनों ही इसमें यूज होती हैं। ठीक है, चैट जीपीटी में। रोबोटिक्स में चैट जीपीटी क्या है, एक एआई ही तो है। रोबोटिक्स में आवश्यकता होती है किस चीज की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, बिल्कुल होती है, यानी अनुप्रयोग, यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का उसमें एप्लीकेशन होता है, राइट है ये। इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल सही होता है। कंप्यूटर विज्ञान होता है, कंप्यूटर साइंस होता है, तो इसके तो आंसर चारों सही होंगे। ठीक है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना का वर्ष है, पिछला इसके जस्ट पहले वाला आप जो 5th नंबर का पेपर हमने डिस्कस किया, आप उसको देखोगे ना, तो उसमें हमने एनआईसी के बारे में पढ़ा था, कि जो एमपी की ई गवर्नेंस वाली स्कीम्स हैं, एमपी की ई गवर्नेंस वाली जितनी भी स्कीम्स हैं, वो सब किस पर बेस है, एनआईसी पर बेस है। ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर पे बेस है ये। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी, 1976 में हुई थी। इस बार इन्होंने क्या पूछ लिया, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना पूछ ली, तो 1976 है इसका आंसर।
अब चलते हैं, कौन सा एक राज्य मिशन मोड प्रोजेक्ट है, कौन सा एक, यानी कि मिशन मोड मोड प्रोजेक्ट है लेकिन वो किसका है, स्टेट का है, तो ट्रेजरी है ये। वर्ल्ड वाइड वेब को आविष्कृत किया था, जस्ट पिछले ही हमने 5th नंबर वाले पेपर में डिस्कस किया, WWV को कब ईयर पूछा था उन्होंने, तो 1989 इसका ईयर था। लेकिन किस, अब उन्होंने पूछा कि किसने इसको आविष्कृत किया, तो सर टिम बर्नर्स ली ने किया। और मैंने इसके साथ ही आपसे पूछा, आपको बताया था कि WWC का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम होता है, इन्होंने स्टार्ट किया था सेम ईयर में, ठीक है। प्रथम वेब ब्राउजर कौन सा है, मोज़ेक है। IRCTC वेबसाइट किस पोर्टल से संबंधित है, तो देखो IRCT किससे संबंधित है, ये ट्रेन वाली है वेबसाइट है, ठीक है। इससे टिकट अपन बुक करते हैं, टिकट बुकिंग वाली है। देखो टिकट बुकिंग करते हैं, टिकट किसके उसमें आएंगे, अथॉरिटी में आएंगे, गवर्नमेंट की में आएंगे। वो कम कर रहे हैं तो हम कौन कहलाएंगे, कंज्यूमर कहलाएंगे, ठीक है, या कस्टमर कहलाएंगे। तो किस टाइप का पोर्टल हो गया, गवर्नमेंट से कंज्यूमर हो गया, ठीक है। ई कॉमर्स का कंज्यूमर टू कंज्यूमर कॉमर्स लागू होता है, ई वे पे भी होता है और पे पल पे भी होता है, ठीक है। तो ये हमारा 6 नंबर का यानी कि 6th पेपर